पाकिस्तान के अंदर जो एक डेवलपमेंट हुई और लोगों ने इस पर बहुत बात की, तो हु इज़ बेटर देन यू टू टेल अस अ लिटिल बिट मोर अबाउट इट। एक तो लोग कहते हैं जी जनरल आसिम मुनीर साहब जो फील्ड मार्शल बने वो हम सुनते हैं, वो कहते हैं जी अब वो सारी उम्र यूनिफॉर्म पहनेंगे। ज़रा प्लीज़ एक्सप्लेन करें व्हाट डज दिस मीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आपके व्यूज़ को भी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अच्छा, ये फील्ड मार्शल का जो रैंक है ये एक ऑनररी रैंक है, एजाज़ी रैंक है, और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो 4 दिन पहले पाकिस्तान में हुई और दुनिया में कहीं नहीं हुई। तो मैं एक चैनल पे पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि आप थोड़ा सा रिसर्च करें तो व्यूअर्स को पता चलेगा कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जिसमें फील्ड मार्शल्स नहीं रहे, जिसमें ना हो। जी हाँ। अच्छा, वो आम तौर पे इंडिया में बात की जाती है मानिक शाह की कि ही वाज द फील्ड मार्शल, there were others and the very first chief 1948-49 KM Kiriappa, he was also a field marshal। अच्छा, अफगानिस्तान में जिसमें आर्मीज की एवोल्यूशन बड़ी इनकंसिस्टेंट रही है, तो 3 फील्ड मार्शल तो उनके भी हैं। नसरुल्लाह जो 1920s में थे, उसके बाद अब्दुल रशीद दोस्तम, फहीम, ये भी फील्ड मार्शल जी दोस्तम साहब। एंड आप यूरोपियन कंट्रीज की तरफ जाएंगे तो आपको लिस्ट मिलेगी जैसे कि ओवर 60 मिलेंगे किसी कंट्री में, ओवर 100 मिलेंगे किसी कंट्री में। ओवर 100? जी हाँ। फील्ड मार्शल या एज 100? फील्ड मार्शल। अच्छा, फील्ड मार्शल। अच्छा। एंड यू चेक अबाउट रशियंस, जर्मनी, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, हर जगह फील्ड मार्शल। अमेरिका में नहीं है। दे हैव अ डिफरेंट अरेंजमेंट, वो एक उनका अपना 5 स्टार का एक अपना अरेंजमेंट है। तो इसमें आप देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिनकी भी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस थी, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, पर्सनल ब्रेवरी के बहुत डिसीजंस ऐसे थे जो जिसमें रिफ्लेक्शन थी एक पर्सनल कमिटमेंट और ब्रेवरी की, तो वहाँ ये एजाजी रैंक लिया। तो देखिए, अब जो हम देखते हैं जनरल आसिम मुनीर को जो मिला एजाजी रैंक, आई मीन अगर हम कैंडिडली बात करें तो लोग कहते हैं जी क्या वही उनका काम था, उन्होंने उसमें अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन ये ज़रूर है कि जो लेवल ऑफ कमांड है और जो एक कॉन्फिडेंस था और जो एक डिसीजन मेकिंग थी, ये तो क्लियर है कि पाकिस्तान पर हमेशा इतने प्रेशर पड़ते हैं। और बड़ी माजरत के साथ चीफ तो वो रह चुके हैं, पाकिस्तान आर्मी हमारी आर्मी है, लेकिन जनरल बाजवा साहब ने तो वो तो उनकी तो सोच रहा मुख्तलिफ थी कि भाई हम ये नहीं कर सकते, पेट्रोल नहीं है, जहाज़ में ये नहीं है, वो नहीं है। बट इन सब मामलात के बावजूद टू टेक अ डिसीजन लाइक दिस, आई थिंक ये एक्सेप्शनल था जो जनरल आसिम मुनीर ने किया। देखिए, जो चीज़ें एक्स चीफ्स के बारे में कोट होती हैं वो एक कॉन्टेक्स्ट में बातचीत हुई होती है। जी, आई वाज प्रेजेंट। ठीक है, अब ये देखें ना, ये कोई लैंड फोर्सेस की फुल ब्लोन कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं वॉर थी। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि फॉर्मर चीफ्स बात करते रहे, वो एक फुल ब्लोन ऑल गन्स ब्लेजिंग मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट कन्वेंशनल डोमेन के अंदर, व्हिच दे शुड नॉट टॉक अबाउट इन पब्लिक एनीवे। जी हाँ, वो अब देखें ना, ये वो तो नहीं थी, ये तो एक क्लासिक एग्जांपल थी नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर। इसमें नीश कैपेबिलिटीज ऑन बोथ साइड्स वर ऑन डिस्प्ले। बिल्कुल, तो ये दोनों पैराडाइम जो है ना वो दोनों डिफरेंट है। इज दिस द फर्स्ट काइंड ऑफ वॉर ऑफ इट्स काइंड, अगर आप कहें कि मॉडर्न वॉरफेयर में? नो, इट्स नॉट द फर्स्ट काइंड। इसकी अगर आप जेनेसिस पे जाएं तो इसकी जो फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन थी, आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट गल्फ वॉर। अच्छा, जिसमें ग्राउंड फोर्सेस ने ऑपरेट तो किया, लेकिन ग्राउंड फोर्सेस अनहिंडर्ड प्रोग्रेस करें उसके लिए एयर ने बहुत, जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, उसके बाद जो अभी रिसेंट पास में अगर आप देखें तो इनका जो डिप्लॉयमेंट है नीश कैपेबिलिटीज़ को, वो अजरबैजान आर्मीनिया की कॉन्फ्लिक्ट में आपको भरपूर तरीके से नज़र आती है। इसी तरह भरपूर तरीके से आपको यूक्रेन और रशिया में नज़र आती है, एंड जो गजा में। जैसा टाइम पीरियड जो है, द लिमिटेड टाइम पीरियड इन विच सच एन इंटेंस इंगेजमेंट टुक प्लेस एयर के लेवल पे, तो ये उस तरीके से ये यूनिक है, द लिमिटेड टाइम। ये जो अभी इवॉल्व हो रही है नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर, नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर, इसमें मीन्स के लैंड फोर्सेस को मोबिलाइज नहीं किया गया, एंड यू आर मेंटेनिंग अ स्टैंड ऑफ और एक दूसरे को हिट कर रहे हैं, तो स्टैंड ऑफ से इसमें एयर का तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल,
क्रिटिकल रोल है, लेकिन बहुत सारे और भी एलिमेंट्स हैं जिनका रोल है। मिसाइल्स का रोल है, ड्रोन्स का रोल है, लॉइटरिंग म्यूनिशंस का रोल है, तो वो तो हर जगह पे वो नज़र आ रहा है। अभी इशू ये है कि ये जो डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ, एक जो दुनिया जिसको अभी स्टडी कर रही है, एंड देयर वर सम ऑफ अस जिन्होंने 10th की मॉर्निंग को कह दिया था कि इट इज़ गोइंग टू जोल्ट इन अ बिग वे डिफेंस इंडस्ट्री को भी, पूरी आर्मीज की डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी को भी, जियोपॉलिटिक्स को, कटिंग एज पे रहा है पाकिस्तान, ट्रूली कटिंग एज पे। तो वो तो भी सब होता नजर आ रहा है, और इससे बड़े बड़े लेसन ड्रॉ होंगे। बड़ी बड़ी डिफेंस डील्स जो हैं वो दिल फॉल थ्रू। जी हाँ, पर दे में कम टू पाकिस्तान के में साइबर वॉर का जरा समझाओ क्या किया तुमने। जी हाँ, बिकॉज वो भी तो होम ग्रोन अमेजिंग था। जी हाँ। अच्छा, इसमें देखें वर्ल्ड ओवर आर्म फोर्सेस में जब भी कॉन्फ्लिक्ट होती है सब स्टडी करते हैं उसको, लेसन्स ड्रॉ करते हैं, इंस्पिरेशंस भी ड्रॉ करते हैं। अच्छा, इसमें तो अभी काफ़ी इसमें एविडेंस सामने आ गई है कि जो भी मिलिट्री प्लानर्स थे इंडिया की साइड के ऊपर, उनके सर्विसेज चीफ, उनकी जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, ये हो नहीं सकता कि जब 9 टारगेट्स 6-7 की रात को उन्होंने सेलेक्ट किए तो उनके जो फौजी कमांडर्स थे उन्होंने अपनी लीडरशिप को ना कहा हो कि इसमें कोलेटरल डैमेज होगा, इसमें सिविलियंस की मौत होंगी। ये नहीं हो सकता, ये यूनिवर्सल चीज है कि एक मिलिट्री कमांडर को जो टास्क दे तो वो जरूर बताते हैं कि ये हम करेंगे तो इसमें ये डाउन साइड। लेकिन ये जो 4 लोग हैं इंडिया के अंदर, अमित शाह, उन्होंने जरूर इजराइल से ये इंस्पिरेशन ड्रॉ की होगी कि भाई वो 52,000 लोगों को, बच्चों और औरतों को मार के तो दंदनाते फिर रहे हैं इंटरनेशनल सिस्टम में, तो हमारी भी तो रेलेवेंस बहुत है। हमसे अगर 50-100 मारेंगे तो क्या होगा, ये जरूर उन्होंने कहा होगा। हाँ, उन्होंने न्यूक्लियर नहीं देखा, आर्मी नहीं देखी, यहाँ का रिजॉल्व और ये भी नहीं देखा कि इधर पाकिस्तान क्या डेवलपमेंट हो रही है पिछले 10 साल से, इन्होंने क्या कैपेबिलिटीज इवॉल्व की हुई हैं। एंड हमने अगर राफेल ले लिया है या हम 90s से ड्रोन ले रहे हैं इजराइल से, तो पाकिस्तान ने भी तो कुछ किया होगा, कुछ लिया भी और कुछ अंदर भी किया ना। जन साहब, जो पीएफ की जो अंदर उनकी डेवलपमेंट है, जो टेक वॉर की और साइबर की, वो दिस इज एक्सेप्शनल। पाकिस्तान को छोड़ दें, यहाँ क्या दुनिया में अगर हम कुछ साजो सामान खरीदते हैं चाइना से, तो उसका किसी को पता नहीं चला होगा। चाइना में डिफेंस इंडस्ट्री क्या सारी प्राइवेट सेक्टर में नहीं है? क्या मीडिया को जो इंटरेस्ट रखते हैं, स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी को ये पता नहीं चलेगा कि पाकिस्तान नारिंको से इस फाइनेंशियल ईयर में ये चीज ले रहा है, इस फाइनेंशियल ईयर में ये चीज ले रहा है, डिस्कस इट ऑल द टाइम। ओके, तो आप पिछले 4-5 साल का डिफेंस बजट उठा के देख लेना, और उसमें ये देखें कि गवर्नमेंट ने अपनी जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है उसकी वजह से बड़ी मुश्किल से इन्फ्लेशन पास ऑन की है। इट्स अ डिक्लाइनिंग बजट, इट्स नॉट अ इंक्रीजिंग बजट, इन्फ्लेशन पास ऑन की है। और उसमें दुनिया से हमने क्या खरीदा है, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में चले जाएं उधर भी सबको पता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में चले जाएं उधर भी सबको पता है, चाइना से पता करना चाहें उनकी डिफेंस इंडस्ट्री से, वहां भी सबको पता है, स्पेशलाइज्ड मैगजीन्स निकालती हैं सब कुछ। तो अभी ऐसा करना चाहिए, जो इसको क्रिटिकली स्टडी कर रहे हैं वो लिस्ट डाउन कर लें कि क्या क्या कैपेबिलिटी इधर से यूज हुई, और उनमें से कितने 10 साल पिछले में ये फ्लान डिफेंस डील थी जिसके तहत खरीदी गई चाइना से। जब इसकी एविडेंस नहीं मिलेगी तो फिर बिलीव करें कि यहाँ बनी है। अच्छा, लेकिन जो दिलचस्प बात है, वो कल मैं देख रही थी, वो इंडियन टीवी पे कह रहे थे कि बिकॉज पाकिस्तान हैज डिफीटेड द, तेजी के साथ उनकी कहती है, बिकॉज पाकिस्तान हैज बीन डिफीटेड इन द वॉर, चाइना इज रशिंग F-35 टू पाकिस्तान। अभी रियलिटी कहाँ और यानी कि अपनी फिक्शन क्या। लेकिन थोड़ा सा हम अगर वापस जाएं उस सवाल पे, आपने कहा कि ये एजाजी है जो प्रमोशन है। अच्छा, तो ये जो कहा जाता है फॉर लाइफ, थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करें कि वो यूनिफॉर्म पहनेंगे फॉर लाइफ। अच्छा, ये समझ में अच्छा नहीं। ये बात ये है कि पाकिस्तान आर्मी चीफ को इंडिया के 9 अहदाफ हिट करने के बाद ये डिसाइड करना कि हम 26 टारगेट हिट करेंगे। लेकिन हम जो क्विड प्रो को प्लस की बात करते थे, उसका क्या मतलब था? बालाकोट के रेफरेंस आप देख लें कि उन्होंने अगर 6 मिसाइल मारे तो 7 इधर से चले गए, एक जहाज गया तो पैकेज चला गया, तो 26 वर्सेस 9। अब जो आदमी ये डिसीजन कर रहा है ना, उसकी स्टील की नर्व्स होनी चाहिए, बिकॉज इट इज अ ह्यूज डिसीजन। अभी ही हैज प्रूवन टू बी अ फियरलेस मिलिट्री कमांडर,
एंड बहुत बोल्ड और बहुत करेजियसली डिसीजन था, नो क्वेश्चन, एक्सेप्शनल डिसीजन था। तो इस एक्सेप्शनल डिसीजन में इट्स मेरे अपने ख्याल में इसी सिर्फ गवर्नमेंट का डिसीजन नहीं है, क्या पूरे पाकिस्तान में लोगों ने इसको अप्रिशिएट नहीं किया? तो उस एप्रिसिएशन की एक मजहर है ये जो गवर्नमेंट ने अवार्ड दिया। अच्छा, दुनिया में जितने भी फील्ड मार्शल रहे हैं, चलो दूर नहीं जाते, क्या मानिक शाह हर वक्त यूनिफॉर्म में फिरते थे? Not really. I met मानिक शाह couple of times. तो मानिक शाह लास्ट भी उनकी अपीयरेंस थी तो क्या था, उन्होंने कुछ मेडल लगाए हुए थे सूट के ऊपर। तो एक तो इनका बैटन होता है, दे कैन कैरी इट ऑल अलोंग, ऑल देयर लाइव्स, इट्स अ ग्रेट ऑनर। और दूसरा ये है कि जिस तरह मैं अगर एक रिटायर्ड हूँ तो मैं भी बहुत सारे ओकेजन हैं जहाँ पे अपने मेडल्स मैं अपने सीरीज पे भी डिस्प्ले कर सकता हूँ। अब कुछ लोग जो पाकिस्तान में ये बात कर रहे हैं कि इसका मतलब यह है कि ये फॉर लाइफ लॉन्ग सर्विस के लिए ही हैज बीन ऑथराइज्ड एक्टिव मिलिट्री सर्विस, तो ऐसा तो नहीं है, फिजिकली भी तो नहीं पॉसिबल, इट्स नॉट यू कांट बी 90 एंड बी। ठीक है, तो इस पे मजीद बहस करने से बेहतर है कि मैं जो इसमें दिलचस्पी रखते हैं वो थोड़ा पढ़ लें इसके बारे में। अच्छा, बस ये मैं दिलचस्पी जरूर रखती हूँ और आई एम श्योर लोग भी चाहते होंगे कि इससे जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं उनकी कमांड पर क्या असर होता है, ये एक्सप्लेन कर दीजिएगा। देखिए ना जी, कमांड पे आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक गवर्नमेंट इज द अथॉरिटी टू अपॉइंट सर्विसेज चीफ। ठीक है, अभी दुनिया में अगर आप मॉडल्स देखें तो आपको सर्विसेज चीफ 2 स्टार भी मिलेंगे, 3 स्टार भी मिलेंगे, 4 स्टार भी मिलेंगे। आर्मी चीफ पाकिस्तान की जो अपॉइंटमेंट है, इट इज सुपीरियर टू एनी नंबर ऑफ स्टार्स। ठीक, तो वो अपॉइंटमेंट जैसी इस अवार्ड से पहले थी, वो आज भी उस अवार्ड के बाद भी वैसी की वैसी वही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, ये एक अच्छा, नहीं मैं सवाल कर लूँ, देन वील मूव ऑन, क्योंकि ये कहा जाता है कि जी अब ये 5 स्टार इनके पास हो गए हैं, सो ही विल बी इन एनी केस, आई थिंक प्रैक्टिकली तो आर्मी चीफ इज द वन हु इज फर्स्ट अमंग द इक्वल्स, बिकॉज फोर्सेस का हमारा स्ट्रक्चर ऐसा है। तो वो कहते हैं कि नहीं जी, अब आर्मी चीफ कोई वाइस चीफ को अपॉइंट करेंगे क्योंकि ये फील्ड मार्शल हो गए हैं तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। तो ये एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि इज देयर एनी मेरिट इन दिस? मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है कि कोई ऐसी बात हो रही है कहीं नहीं, लोग कर रहे हैं, मैंने तो नहीं कहा कि अंदर से नहीं, मैं लोग जो ये कर रहे हैं। देखिए, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस का एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, ठीक, उसके अंदर सर्विसेज चीफ हैं और सर्विसेज चीफ में सिनर्जी, जॉइंटनेस क्रिएट करने के लिए आर्मी जीएस हेडक्वार्टर है, ठीक है, एंड एक चेयरमैन जॉइंट स्टाफ कमेटी। ये जो एजाज दिया गया है जनरल आसिम मुनीर को, इट इन नो वेज अंडरमाइंस द चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी। ठीक, एंड चूंकि माजी में पाकिस्तान में ये एक्सपीरियंस रहा वाइस चीफ वाला, तो शायद उसको रेफर करके लोग कह रहे हो, जो कि प्रेसिडेंट भी थे, बट वो एक और सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस में था, एक और सेट ऑफ कंडीशंस, उन्होंने पूरी पॉलिटिकल पार्ट पूरी ली हुई थी, व्हिच वर वेल नोन कि वो तीनों जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं पाकिस्तान के, उसमें वाज देन द चीफ हु आल्सो हेल्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट was available to the army 24/7 in GHQ? No. And hence an arrangement where somebody vice chief. ये तो जरूरत ऐसी नजर आती है। हाँ, ये तो आर्मी हाउस में जी, ठीक है। मैं कहूँगा अभी आगे की बात करते हैं। जी, और आपने कहा कि एजाजी है, इससे ये कोई नहीं कि कोई एमोल्यूमेंट्स बढ़ते हैं, इट्स द सेम एज इट वाज बिफोर। हैव आई गॉट इट राइट जी? के एजाजी है, आपने कहा कोई ऑनर conferred upon जरूरी है by the people and the government, बिल्कुल, as it happened hundreds of times in the world, ठीक है, ओके।